Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. Students please note आने वाली 29 अप्रैल से यानी कि द डे आफ्टर टुमारो से we at SPM IS Academy are starting a new foundation course. So interested students can contact us on the contact details given here. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about justification for use of veto in UNSC, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं. वैसे तो आपको पता ही होगा UNSC इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. कोई भी फैसला अगर यूएनएससी में लिया जाना है तो वो वोटिंग के बेसिस पे होता है, और वोटिंग में मेजॉरिटी वोटिंग के बेसिस पे फैसला नहीं होता है. 15 में से कम अगर 9 कंट्री किसी भी रिजोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे तभी जा कर के वो फैसला एक्सेप्टेड होगा. लेकिन ये जो 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं दे हैव ए वीटो पावर इन यूएनएससी. वीटो पावर मतलब अगर उन्होंने किसी भी रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट कर दिया तो फिर वो रिजोल्यूशन वहीं रिजेक्ट हो जाएगा. तो ये हैं 5 परमानेंट कंट्रीज, यूएस, चाइना, यूके, रसिया एंड फ्रांस. अभी यूएनएससी का मेन फंक्शन क्या, अगर आप देखिए तो यूनाइटेड नेशन का अगर कोर फंक्शन है वो है टू इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और उसको इंश्योर कराने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन की एक प्रिंसिपल ऑर्गन है उसके ऊपर. एंड दैट इज़ वाई यू कैन ईजिली से कि यूएनएससी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. इनफैक्ट एक बार यूपीएससी ने इस तरह का सवाल भी पूछा हुआ है कि यूएन इज़ यूएनएससी एंड यूएनएससी इज़ यूएन, मतलब यूएनएससी इतना इम्पॉर्टेंट है. आपको इस सवाल में यही जवाब देना था, इस तरीके से एक्सप्लेन करना था कि यूएनएससी इतना इम्पॉर्टेंट है कि यूएन को मुख्यतः आप मान सकते हैं कि यूएन का जो मुख्य कंपोनेंट है वो यूएनएससी ही है. क्यों? क्योंकि यूएनएससी ही यूएन के जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी उसको इंश्योर कराता है. इट इन्वेस्टिगेट्स एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन विच माइट लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन. इट कॉल ऑन मेंबर्स टू अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शंस टू स्टॉप अग्रेशन. जैसे बार बार अभी कोशिश की जा रही है रसिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की ताकि रसिया का अग्रेशन यूक्रेन के ऊपर रोका जा सके. बट द प्रॉब्लम इज़ कि रसिया इटसेल्फ इज़ अ परमानेंट मेंबर and has a veto power which is using again and again to prevent such resolution. UNSC can even take military action against an aggressor state. तो अगर कोई स्टेट वायलेंट हो रहा है, अपने आसपास के कंट्रीज़ के पीस एंड स्टेबिलिटी को टैम्पर कर रहा है, तो उस केस में UNSC मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है. एंड दैट इज़ वाई वी से कि UNSC इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ UN एंड UN इज UNSC एंड UNSC इज UN. अब प्रॉब्लम क्या है यूएनएससी की? यूएनएससी जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 5 कंट्रीज़ को वहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप दी गई है, तो दैट इटसेल्फ मेक्स इट अ नॉन डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. 5 कंट्रीज़ को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है वहाँ पे. अगर यूएनएससी को देखें तो इसके सबसे बड़े क्रिटिसिज्म ये है कि इट रिप्रेजेंट्स 20th सेंचुरी पावर स्ट्रक्चर. अगर आप पूछें कि सर ये 5 कंट्रीज़ को ही क्यों दिया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेशन, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण है कि जब यूएन बनाया जा रहा था उस टाइम में दीज वेर द 5 डोमिनेंट कंट्रीज़. चाइना के डोमिनेंस पे स्टिल क्वेश्चन है ऑफ कोर्स, क्योंकि बातें चल रही थी, ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया और चाइना बोथ वेयर मेन कंटेंडर्स फॉर यूएनएससी परमानेंट सीट. ऐसे भी कुछ बातें हैं, रिपोर्ट हैं, लेकिन हाँ उसको वैलिडेट नहीं किया जा सकता. इट वाज नेहरू हु ऑफर्ड परमानेंट सीट टू चाइना बाई supporting China's claim rather than pushing for India's permanent seat or permanent representation in UNSC, क्योंकि नेहरू wanted to build a good ties with China. तो वो सब तो बातें हैं, बट मुद्दा ये है कि बाकी के जो 4 परमानेंट कंट्री हैं यूके, फ्रांस, रसिया एंड यूएस, दे वेयर द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज एट दैट टाइम. बट आज के टाइम में और भी कई सारे मेजर पावर इमर्ज हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया ऑफ कोर्स, Brazil, Japan, Germany, and the power structure or global dynamics has changed in modern times. But UNSC represents the power dynamics of
20th सेंचुरी इटसेल्फ, कोल्ड वॉर एरा डायनेमिक्स इटसेल्फ। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो है मिसयूज ऑफ वीटो पावर का। भाई 5 कंट्रीज़ को आपने उनकी अकाउंटेबिलिटी पे, चूँकि वो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ थे, उनके बेसिस पे आपने उनको वीटो पावर दिया, लेकिन ये वीटो पावर का बार बार मिसयूज करते हैं अपने वेस्टेड सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। और इस तरीके से यूएनएससी एक प्राइवेट क्लब की तरह बन चुका है इन 5 देशों के लिए। सो यूज ऑफ फोर्स इज डिसाइडेड बाय यूएनएससी, ये तो मैंने आपको बताया। देखिए सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यूएनएससी का द परमानेंट मेंबरशिप सिस्टम। द 5 परमानेंट मेंबर्स यूज वीटो पावर इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट। यहाँ पे आप कुछ डाटा देखिए। China and Russia have vetoed 4 draft resolution on Syria since 2011. In fact, US has used its veto right 42 times for Israel since 1972. तो आपको तो पता है ना कि US has some soft corner for Israel, और वो Jews बैकग्राउंड वो सब कुछ तो है ही, उसके बाद में देखेंगे। US and Israel have good ties। तो इजराइल जब भी कुछ अग्रेशन दिखाता है पैलेस्तीन के ऊपर, तो इजराइल के खिलाफ फिर रिजोल्यूशन लाया जाता है यूएनएससी में कि इजराइल के इस एग्रेशन को रोका जाए, उस पर मिलिट्री एक्शंस लिया जाए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लिया जाए। यूएस उसको ब्लॉक कर देता है। एंड दिस इज हाउ इजराइल हैज़ बिकम सो एडमेंट, इजराइल हैज़ बिकम सच एन अग्रेसर, क्योंकि उसको यूएस का सपोर्ट मिला हुआ था। दिस इज समहाउ अ काइंड ऑफ मिसयूज ऑफ वीटो पावर। पैलेस्टीन कुड नेवर बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन बिकॉज ऑफ रिजेक्शन बाय यूएस एंड इट्स मिसयूज ऑफ वीटो पावर। सिमिलरली चाइना ब्लॉक्स ताइवान्स एंट्री एज यूएन मेंबरशिप। तो हर एक जो परमानेंट कंट्री है वो तो यूएनएससी के अंदर जो अपनी वीटो पावर है उसको तो अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू आर्ग्यू इन मेंस पेपर। अभी यूएनएससी पे आप देखो, इस बार भी एपीएससी में, यूपीएससी में भी हर बार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस पे सवाल आता ही रहता है। आपको वहाँ पे आर्ग्यू करना है कि मिसयूज ऑफ वीटो पावर इज़ वन ऑफ द मेन कंसर्न। जो कुछ countries हैं, select few countries have got extreme power in UNSC that has made it an undemocratic structure। इसके कई सारे पुराने एग्जाम्पल हैं, जैसे सीरियन सिविल वॉर इतने सालों से चलता आ रहा है। उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि बशर अल असाद को रसिया सपोर्ट कर रहा है, जो सीरिया के डिक्टेटर हैं, और वहाँ की जो फिर रेबेल ग्रुप है फ्री सीरियन आर्मी, उसको यूएस सपोर्ट कर रहा है। तो कोई भी लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन यूएनएससी पे लिया जा ही नहीं पा रहा है। सिमिलरली इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में मैंने आपको बताया कि हाउ यूएस यूज्ड 42 टाइम्स इट्स वीटो पावर टू प्रोटेक्ट इजराइल। येमेन सिविल वॉर कंटिन्यूज इन सिमिलर मैनर। तो इतने सारे वॉर कंटिन्यू हो रहे हैं। येमेन सिविल वॉर में भी जो हूती रेबल्स हैं उनको रसिया प्रोटेक्ट कर देता है, और फिर जो वहाँ की सरकार है उसको यूएस प्रोटेक्ट कर देता है। सो दिस इज़ हाउ किसी भी परमानेंट कोई भी डिसीजन ले पाना कठिन हो जाता है यूएनएससी के प्लेटफॉर्म पे, सिंस दीज P5 कंट्रीज आर यूजिंग देयर वीटो पावर, इनफैक्ट मिसयूजिंग देयर वीटो पावर फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। और यही हाल फिलहाल में देखा जा रहा है। रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होते हुए अब लगभग 3 महीने हो गए। रसिया स्टार्टेड दिस अग्रेशन, but UNSC has not been able to take any concrete action against Russia, reason being Russia itself is a permanent country and has veto power। तो कोई भी रिजोल्यूशन अगर लाया जाएगा यूएनएससी पे तो वो मीनिंगलेस है, क्योंकि रसिया उसको वीटो आउट कर देगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएनएससी के रिफॉर्म्स पे कभी भी सवाल आ जाए तो आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये स्टेटमेंट याद रखना चाहिए, और इसको ज़रूर लिखना चाहिए इन कंक्लूजन। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएन के 75 साल पूरे होने पे 2020 में ये स्टेटमेंट दिया था व्हाइल एड्रेसिंग यूएन जनरल असेंबली। ही सेड कि द वर्ल्ड कैन नॉट फाइट टुडेज चैलेंजेज विद आउटडेटेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे वो यूएनएससी को एक आउटडेटेड स्ट्रक्चर बता रहे हैं। भाई तुम उस टाइम के कोल्ड वॉर एरा टाइम के पावरफुल कंट्रीज़ को आज भी तुमने P5 दे रखा है। दिस इज़ हाउ यू आर आउटडेटेड एंड विदाउट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स द यूएन फेसेज अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप कंप्लीट तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस नहीं लाते हैं तो यूएन के अंदर कंट्रीज़ का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगेगा। वी नीड अ रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, मीन्स वी नीड टू include more and more countries. We need to make UN and UNSC more democratic, and if we make it more multilateral, then only we can reflect today's reality. अभी रिसेंट डेवलपमेंट पे आते हैं। इसके पहले ये डाटा भी एक बार ज़रा देख लो। अभी तक 1946 से लेकर के अभी तक 262 टाइम्स, 1946 से लेकर के फरवरी 2022, 25 फरवरी 2022 तक 262 टाइम्स
वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ, उसमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है रसिया ने, पहले यूएसएसआर ने, अब रसिया ने 119 बार। दूसरे नंबर पे यूएस, तीसरे नंबर पे यूके। इतने बार इन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर ये रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। तो देखते हैं क्या है रिसेंट डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया है कंसेंसस से, यानी कि सारे देशों की सर्वसहमति से एक रिजोल्यूशन पास किया है, जिसमें अब कहा गया है कि अगर कोई भी परमानेंट कंट्री ऑफ यूएनएससी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो वो जस्टिफिकेशन भी देगा कि आखिर उसने वीटो पावर का इस्तेमाल क्यों किया है। इस रिजोल्यूशन का टाइटल है स्टैंडिंग मैंडेट फॉर अ जनरल असेंबली डिबेट व्हेन अ वीटो इज़ कास्ट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। पूरा नाम याद नहीं रखना है, मुद्दा बस ये है कि अगर कोई भी देश, ये P5 कंट्री वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो 10 दिनों के अंदर जनरल असेंबली में एक काउंसिल बुलाई जाएगी, जनरल असेंबली की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें उस कंट्री को जिसने भी वीटो का इस्तेमाल किया उसको एक्सप्लेन करना होगा द रीजन बिहाइंड और इन व्हाट सिचुएशन इट यूज्ड वीटो पावर। वो बात अलग है कि इसके अलावा जनरल असेंबली को कोई भी पावर नहीं होगा उस कंट्री के खिलाफ कोई एक्शन लेने का, बस उस P5 कंट्री को एक्सप्लेन करना होगा कि उन्होंने क्यों वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। अब इस पूरे रिजोल्यूशन की अगर एनालिसिस की जाए, इससे क्या फ़ायदे होंगे या क्या चैलेंजेस हैं, तो देखिए फ़ायदे तो हैं कुछ। एटलीस्ट जो वीटो होल्डर कंट्रीज हैं उनको थोड़ा बहुत अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, क्योंकि उनको अब पता होगा कि अगर मैं आज वीटो का इस्तेमाल करूंगा तो 10 दिनों के अंदर मुझे जनरल असेंबली में इसको एक्सप्लेन भी करना है कि मैंने वीटो का इस्तेमाल क्यों किया। इट विल शेड मोर लाइट ऑन द यूज ऑफ वीटो। अभी कैसा है कि वीटो का इस्तेमाल काफ़ी नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, पता ही नहीं चलता कि इसने वीटो क्यों किया। एटलीस्ट विद दिस प्रोविजन नाउ वर्ल्ड कंट्रीज विल गेट टू नो कि वाई वीटो पावर वाज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर P5 कंट्री। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज या क्रिटिसिज्म तो ये कहा जा रहा है इस करंट रिजोल्यूशन का कि इट इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट रसिया। ये मोटिवेटेड पर्पस से लाया गया है, वेस्टेड इंटरेस्ट से लाया गया है, क्योंकि रसिया हाल फिलहाल में बार बार यूक्रेन के ऊपर रिजोल्यूशन को ब्लॉक कर रहा है। तो रसिया को टारगेट करने के लिए ये रिजोल्यूशन लाया गया है। इस रिजोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव यूएनएससी रिफॉर्म नहीं है, रसिया को टारगेट करना है। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि ये रिजोल्यूशन नॉन बाइंडिंग नेचर का है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, दिस रिजोल्यूशन कैन नॉट बाइंड द P5 कंट्री टू फॉलो और एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड यूज ऑफ इट्स वीटो पावर। मतलब नॉन बाइंडिंग नेचर का है, मैंडेटरी नहीं है उस कंट्री के लिए कि वो एक्सप्लेन करे ही करे जनरल असेंबली के अंदर आकर के उसने वीटो पावर का इस्तेमाल क्यों किया है। उसके अलावा इट डज़ नॉट हैव एनी अकाउंटेबल मेकिंग एक्शन ऑल्सो, यानी कि जनरल असेंबली के पास कोई पावर भी नहीं है उस P5 कंट्री के खिलाफ कुछ एक्शन लेने का कि भाई तुमने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया और इसलिए हम ये एक्शन ले रहे हैं। दिस इज़ हाउ दिस प्रोविज़न बिकम्स अ टूथलेस प्रोविज़न। कुछ खास इससे फ़ायदा होगा नहीं और इसका मिसयूज भी हो सकता है। मिसयूज इस तरीके से हो सकता है कि कुछ देश आपस में ग्रुपिंग कर लें, जैसे कि यूके, फ्रांस आपस में और यूके, फ्रांस और यूएस आपस में ग्रुपिंग कर लें और इस तरह का रिजोल्यूशन लाएं चाइना के खिलाफ या रसिया के खिलाफ, जो चाइना और रसिया को मजबूरी में ब्लॉक करना पड़े और फिर उनको बाद में बोलें कि चलो एक्सप्लेन करो इसको कि क्यों ये तुम नहीं करना चाहते। ठीक है, सो मुद्दा ये है कि ये नया रिजोल्यूशन का पॉलिटिकल मिसयूज भी हो सकता है, जिससे और ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो सकती है, जिससे यूएनएससी प्लेटफॉर्म पे और ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं। अब चाहे जो भी कारण हो, जो भी चैलेंजेस कुछ ना कुछ तो हैं। नेवरदलेस ये जो करंट डेवलपमेंट है, जहाँ पे एक रिजोल्यूशन लाया गया है जनरल असेंबली के अंदर कि वीटो पावर का इस्तेमाल करने से पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा, दिस शुड बी सीन एज अ पॉजिटिव स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स एट यूएनएससी, दो दिस इज ए पीस मील अप्रोच। इस तरीके से कंक्लूड करना है आपको। बहुत छोटा सा अप्रोच स्टेप है, पीस मील स्टेप है या पीस मील अप्रोच है, येट इट इज ए स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग यूएनएससी मोर डेमोक्रेटिक। कम से कम एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। अच्छा, अब जब यूएनएससी रिफॉर्म्स की बात चली रही है तो कुछ और बातें देख लेते हैं ताकि ये पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाए। इंडिया की अगर स्ट्रैटेजी देखें यूएनएससी रिफॉर्म्स में, तो इंडिया ने दो ग्रुपिंग
में पार्टिसिपेट करा हुआ है। G4 ग्रुपिंग, G4 ग्रुपिंग इंक्लूड्स ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान। ये ग्रुप मिल करके यूएनएससी के अंदर लगातार डिमांड कर रहे हैं कि यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबरशिप उसको एक्सपैंड किया जाए और इन 4 कंट्रीज़ को भी वहाँ मेंबरशिप दी जाए। उसके अलावा G77 ग्रुपिंग में भी इंडिया हिस्सा है, जिसका भी मेन ऑब्जेक्टिव है यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाना। G77 ग्रुप देखा जाए तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। इसके टोटल 134 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन आई होप आप समझते होंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन, ये मेन ऑब्जेक्टिव है G77 का। और G77 के प्लेटफॉर्म से भी इंडिया लगातार डिमांड करता रहा है कि यूएनएससी की मेंबरशिप को एक्सपैंड की जाए, P5 मेंबरशिप की एक्सपेंसन की जाए और इंडिया को उसमें इंक्लूड किया जाए। अगर इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाती है यूएनएससी में तो इससे क्या फ़ायदे होंगे? यूएनएससी के अंदर मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप इज ए सिंबॉलिक वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए पावर प्रोजेक्शन। भाई अगर आप सुपर पावर हैं तो इसका सबसे पहला प्रोजेक्शन इस तौर पे होना चाहिए कि यू शुड बी गेटिंग एंट्री टू परमानेंट एज ए परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी। तो एक सिंबॉलिक तरीके से इंपॉर्टेंस है फॉर पावर प्रोजेक्शन। उसके अलावा इंडिया के लिए तो ज़रूरी है कि वो यूएनएससी में अगर मेंबरशिप होगी तो हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं यूएनएससी में, क्योंकि कई बार चाइना इस तरह के रिजोल्यूशन ले आता है जो एंटी इंडिया या एंटी इंडिया इंटरेस्ट हो सकता है। चाइना अपने पावर का इस्तेमाल करता है, मिसयूज करता है इंडिया के इंटरेस्ट को नलीफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल कई सालों तक चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगा रखा था अजहर मसूद को इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए। तो चाइना जब यूएनएससी के अंदर है तो इंडिया को भी यूएनएससी के परमानेंट मेंबर की तरह होना होगा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, खासकर ऑन इशूज़ लाइक कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में जब भी लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ होंगे और इंडिया कोई भी एक्शन लेगा तो चाइना उसको पॉलिटिसाइज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया। वो उसको ऐसे दिखा सकता है कि इंडिया इज़ harassing the minority communities in कश्मीर। लेकिन यूएनएससी की मेंबरशिप पाने में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, इम्पेडिमेंट्स भी हैं। जैसे हमने बनाया G4 ग्रुपिंग, तो उसके काउंटर में बना दिया है कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर के कॉफ़ी क्लब में कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, दे हैव मेनली क्रिएटेड दिस इन ऑर्डर टू स्टॉप कंट्रीज़ लाइक इंडिया। तो अब कॉफ़ी क्लब जो है बार बार हमारे जो डिमांड्स हैं उसको काउंटर करता है। P5 इटसेल्फ, जो P5 कंट्रीज़ हैं यूके, यूएस, फ्रांस, रसिया, चाइना, वो इटसेल्फ रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं यूएनएससी के अंदर। और जनरल असेंबली में भी कोई खास सपोर्ट है नहीं इंडिया के इस डिमांड को टू गेट परमानेंट मेंबरशिप। तो ये सब चैलेंजेज हैं। और भी कुछ इंटरनेशनल डिमांड्स हैं रिफॉर्म्स को यूएनएससी में लाने के लिए। जैसे अफ्रीका के अंदर देखा जाए तो अफ्रीकन यूनियन ने 2 प्रपोजल रखे हैं यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स के लिए। एक का नाम है एल्जूविनी कंसेंसस, दूसरे का नाम है सेटे डिक्लेरेशन। उसका मेन डिमांड ये है कि अफ्रीका से, देखो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, एक भी कंट्री को परमानेंट मेंबरशिप नहीं, तो उनका मेन डिमांड ये है कि अफ्रीका से कम 5 नॉन परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए और 1 परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए एज पर दिस एल्जूविनी कंसेंसस। दे डिमांड 1 अफ्रीकन कंट्री मस्ट गेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 5 जोन्स ऑफ अफ्रीका एज पर दिस एल्जूविनी कंसेंसस। तो मुद्दा ये है कि इंडिया के अलावा और भी कई सारे ऐसे देश हैं जो डिमांड कर रहे हैं यूएनएससी में रिफॉर्म्स का। सो यू कैन यूज दिस एल्जूविनी कंसेंसस एंड सेटेड डिक्लेरेशन टू आर्ग्यू कि UNSC's current structure is outdated, it does not represent the modern day reality, जैसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा। दिस क्वेश्चन ऑफ मेंस वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2015। इन दोनों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कोरोना वायरस वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 2 हेल्थ गवर्नेंस एंड हेल्थ पर्सपेक्टिव। देखिए, डायरेक्टर और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने बच्चों के लिए 5 से 12 साल के बच्चों के लिए 2 वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया है। जितने भी वैक्सीन्स हमारे देश में अभी कोरोना वायरस के लिए आ रहे हैं वो सब इमरजेंसी यूज अप्रूवल ही हैं, क्योंकि फिर नॉर्मल तरीके से अप्रूवल में 8 से 10 साल लग जाते हैं। तो ये जो 2 वैक्सीन जिनको इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला है, एक है कोवैक्सीन जिसको डेवलप किया भारत बायोटेक ने, इसको 6 से 12 साल के बच्चों को दिया जा सकता है। और दूसरा है कॉर्बेवैक्स, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय बायोलॉजिकल
नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज़ हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको 5 से 12 साल के बच्चों को दिया जा सकता है, कॉर्बेवैक्स को। अभी मुझे नहीं लगता है कि आपसे अलग अलग वैक्सीन्स का नाम पूछेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वैक्सीन्स की अप्रूवल कैसे होती है ये प्रोसेस आपको ज़रूर जानना चाहिए। मैं पिछले साल भी उम्मीद कर रहा था कि यूपीएससी में तो एपीएससी में ज़रूर आएगा, क्योंकि इतने सारे वैक्सीन्स की इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिली है, बट पिछले साल आया नहीं। येट यू शुड नो कि वैक्सीन्स या कोई भी नई दवाई उसको कैसे अप्रूवल मिलता है। तो देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है एज पर दिस लॉ, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और इसी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि कोई भी नया ड्रग्स या क्लिनिकल ट्रायल को अप्रूव करना, किसी भी नए ड्रग्स के लिए स्टैंडर्ड सेट करना, यही जिम्मेदारी है इस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की। अब इस सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी होती है, कुछ लोगों की एक्सपर्ट लोगों की कमेटी होती है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी। वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी किसी भी नए वैक्सीन के या ड्रग्स के ट्रायल के रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद वो रेकमेंड करते हैं, इसी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पोस्ट है DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को ये फिर रिकमेंड करते हैं कि सर हाँ ठीक है, ये वैक्सीन या ये ड्रग्स सही है, इसको अप्रूवल दिया जा सकता है, और उसके बाद DCGI उस वैक्सीन को या ड्रग्स को अप्रूवल देते हैं। तो अभी हमारे DCGI हैं डॉक्टर VG सोमानी साहब, जिन्होंने तमाम जो कोरोना वायरस के वैक्सीन हैं उनको अप्रूवल दिए हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रिसर्च अबाउट जुपिटर्स मून यूरोपा, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। यूरोपा है क्या? यूरोपा इज ए मून ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर जैसे हमारा एक मून है, वैसे जुपिटर के भी मून हैं। जुपिटर के तो इनफैक्ट देखो 64 मून्स हैं, लेकिन उनमें से 4 मून ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं साइज वाइज, आयो, गाइनामेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। करंट न्यूज इज रिगार्डिंग यूरोपा। अगर यूरोपा की बात की जाए तो ये एक मून है जुपिटर का, बट साइज वाइज इट इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ्स मून। जो हमारा मून है उससे थोड़ा सा छोटा है ये, लेकिन यूरोपा न्यूज में इसलिए है क्योंकि माना जा रहा है कि यूरोपा इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेस इन द सोलर सिस्टम वेयर वी कैन फाइंड लाइफ बियॉन्ड अर्थ। यूरोपा की अगर बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर भी है। यहाँ का अगर सरफेस देखा जाए तो आइस से बना है, ज़्यादातर सरफेस आइस से बना है, लेकिन माना जा रहा है कि वो जो आइस है उसके नीचे बहुत सारा पानी है। दिस आइस इज़ फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो ऑक्सीजन भी है, आइस भी है, इसी कारण से माना जा रहा है कि यूरोपा में लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनफैक्ट माना जाता है कि यूरोपा के अंदर ओवरऑल वाटर जो है दैट इज़ ट्वाइस एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। ये जो आइस फ्लोट कर रहा है यूरोपा सरफेस के ऊपर, उसके नीचे लगभग 60 से लेकर के 150 किलोमीटर डीप ओशन है यूरोपा का, और ओवरऑल यूरोपा के अंदर वाटर जो है दैट इज़ ट्वाइस एज द वाटर प्रेजेंट इन अर्थ। इसी कारण से माना जा रहा है कि यूरोपा में लाइफ हो सकती है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में करंट रिसर्च भी हुआ है। यहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने और भी कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं और भी कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं इन ऑर्डर टू प्रूव कि देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन यूरोपा। तो यूरोपा न्यूज़ में आ गया है, इस कारण से अब आपको ध्यान रखना है कि यूरोपा किसका मून है, जुपिटर का मून है, हाल फिलहाल में क्यों न्यूज़ में था। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यू रिसर्च सजेस्ट दैट द ओशन ऑफ वाटर जस्ट बीनीथ द आइसी शेल ऑफ यूरोपा माइट सपोर्ट लाइफ। और इसी चीज़ को, यूरोपा के अंदर लाइफ है या नहीं है, इसी को स्टडी करने के लिए नासा 2024 में एक प्रोब मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट concept of absolute free speech, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. It is also important from our syllabus paper 1 essay perspective. It is also important for PSIR option students. देखो पॉइंट ये है, मैं कुछ दिनों पहले भी बता रहा था, पॉइजन पिल डिफेंस स्ट्रैटेजी,
कि कैसे ट्विटर के जो टॉप मैनेजमेंट है दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट एलॉन मस्क फ्रॉम बाइंग ट्विटर, लेकिन अब एलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया है। और ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने के बाद एलॉन मस्क ने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि आई एम अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब मैं किसी भी तरीके का कोई भी लिमिटेशन या हिंड्रेंस फ्री स्पीच पे नहीं चाहता हूँ। आई बिलीव कि फ्री स्पीच इज ए बेडरॉक ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए फ्री स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कुछ और भी ट्वीट किए एलॉन मस्क ने। उन्होंने कहा कि देखो दुनिया के टॉप मोस्ट ट्विटर अकाउंट फॉलोअर्स बराक ओबामा, जस्टिन बीबर, कैटी पेरी, रिहाना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन लोगों ने हाल फिलहाल में कितना कम ट्वीट करना शुरू कर दिया है। ट्वीट ही नहीं करते। मोस्ट ऑफ दिस टॉप अकाउंट ट्वीट रेयरली एंड पोस्ट वेरी लिटिल कंटेंट, and that is why he says कि is Twitter dying, and when he says is Twitter dying, he another words में he wants to say कि don't we have freedom of speech and expression। ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इनको freedom of speech and expression नहीं है। अब आप सोचेंगे सर बराक ओबामा को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, नरेंद्र मोदी को freedom of speech and expression नहीं है, तो कैसे नहीं है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें वो बोल देते हैं जो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। बहुत बार उनको डर होता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो लोग नेगेटिव कमेंट देंगे। कई दफ़ा तो बॉट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, रियल लोग भी नहीं होंगे, बॉट्स का इस्तेमाल किया जाएगा हमें बदनाम करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के कारण ही ये लोग, इतने बड़े बड़े लोग जिनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, दे डू नॉट प्रैक्टिस देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और फिर एलॉन मस्क सजेस्ट करते हैं कि हम एक इस तरह का ट्विटर का एल्गोरिथम लेकर के आएंगे विच विल बी एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब जहां हर इंसान देख सके कि उसके ऊपर जो कमेंट किया गया है वो जेन्युइन है या फेक है। ये बहुत लोग करते रहते हैं। चीप मेंटालिटी तो देखो काफ़ी कॉमन हो गई है। दूसरे के गूगल प्रोफाइल पे जाओ, वहाँ पे नेगेटिव रिव्यू डाल दो, फर्जी, राइट। तो दिस हैपेंस इन ट्वीट ऑल्सो। आप कुछ ट्वीट करोगे, लोग जो हैं कुछ भी गलत कमेंट करेंगे जानबूझ करके विद वेस्टेड इंटरेस्ट, या फिर बॉट लगा देंगे जो दिखाता रहेगा कि आपके इतने नेगेटिव रिव्यूज़ हो गए, इतने नेगेटिव आपके ट्वीट्स कमेंट्स आ गए। तो इन सब चीज़ों को रोकना होगा अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रमोट करना है इन एब्सोल्यूट सेंस, मीन्स नो लिमिटेशन। और फ्री एल्गोरिथम ओपन सोर्स पे 82.7% लोगों ने इसके फेवर में वोट कर दिया। एलॉन मस्क ने और भी कई सारे आइडियाज़ दिए हैं कि मेन स्टे ऑफ मस्क रिफॉर्म प्लान फॉर ट्विटर इज़ टू इंश्योर फ्री स्पीच। कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि ये जो बॉट वाला प्रॉब्लम है इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाए। एंड ही सेड दैट ट्विटर एल्गोरिथम शुड बी मेड ओपन टू ऑल। जो भी रियल यूजर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल तरीके का ब्लू टिक मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि बॉट को रियल यूजर्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या एब्सोल्यूट सेंस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जा सकता है और क्या ये दिया जाना चाहिए? कैन इट बी गिवन एंड इज इट डिजायरेबल? दीज आर टू क्वेश्चंस। कैन इट बी गिवन? ऑफ कोर्स दे सकते हैं भाई, जो जो उसके मर्जी में आए वो बोले, तो जिसकी मर्जी में आए वो किसी दूसरे को गाली दे, जो मर्जी आए वो बोले। बट दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इज इट डिजायरेबल? तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं देता। यू नो आर्टिकल 19(1)(a) गिव्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(2) पुट्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस लाइक सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी, फ्रेंडली रिलेशंस एंड ऑल। तो मुद्दा ये है कि एलॉन मस्क, अभी ये आर्टिकल में तो देखो बहुत सारी बातें लिखी थी, मैं सब तो कह नहीं सकता। आर्टिकल ये लिखता है कि जब ट्विटर नया नया स्टार्ट हुआ था तो उसके भी जो इनिशियल प्रोमोटर्स थे वो भी ऐसे ही हाई फाई बातें करते थे कि हम फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लेकर के आएंगे, कोई बोलने की आज़ादी पे रोक नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। एक तो ये करा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वो क्वेश्चन है, और ये क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये कर सकता है, इस पे भी सवाल है। इट इज़ ईजियर सेड दैन डन। करना कठिन है क्योंकि अलग अलग देशों ने अलग अलग कानून बना रखे हैं। जैसे इंडिया ने आईटी एक्ट ला रखा है, अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई सारे रेगुलेशंस ला दिए इंडिया ने। वैसे यूरोपियन यूनियन ने कई सारे रेगुलेशंस ला इन ऑर्डर टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन साथ ही साथ उसका मिसयूज भी तो हो सकता है। कोई किसी के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगाए, कुछ भी बोले, वो भी तो ठीक नहीं है। बुली करे, कोई किसी को हरास करे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो भी तो ठीक नहीं है। सो क्वेश्चंस आर टू।
The absolutist approach regarding freedom of speech and expression, whether it is possible by a social media platform, it is doubtful, क्योंकि अलग अलग जो countries हैं they have their own respective laws, like India has IT Act of 2000. Second, is it desirable? That is also questionable, क्योंकि if you allow absolute freedom of speech and expression, then right to reputation of others may get hampered. आपकी कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप जो मर्जी आए बोले, आप हो सकता है कि दूसरे की रेपुटेशन को खराब कर दें. तो ये सब आइडिया जो है आपको एस्से में काम आ सकते हैं. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट न्यू एडिटर ऑफ गारियोकी मैगजीन. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. तो गारियोकी मैगजीन इज असमीज लैंग्वेज मंथली लिटरेरी मैगजीन published by साहित्य प्रकाश. It was founded by चंद्र प्रकाश सैकिया जी. He was the first editor. देखो, तो गारियोकी मैगजीन इंपॉर्टेंट मैगजीन है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए APSC PT परस्पेक्टिव से. हाल फिलहाल में डॉक्टर रीटा चौधरी हैज़ बिन मेड इट्स एडिटर. मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जिसने भी इस बार APSC मेंस दे रखा है GS पेपर 5, उसको ये बात पता होगी कि कई सारे पर्सनालिटी बेस्ड सवाल आए हैं. हर पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए हम लोगों को, जो भी न्यूज़ में है. तो डॉक्टर रीटा चौधरी जो हाल फिलहाल में गारियोकी मैगजीन की एडिटर बनी, उनके बारे में ज़रा देख लो. सी रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2008 फॉर अ नॉवेल दियो लैंगहुई विच वॉज बेस्ड ऑन तीवास ऑफ असम. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. रिसेंटली ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय IMF. And Earth Day is celebrated on 22nd April, but it is not coordinated by United Nations. So correct answer will be option A. And any dispute amongst the state is original jurisdiction of Supreme Court. This is correct, but the longest boundary between is between Assam and Meghalaya, not Assam and Arunachal. So the correct answer is option A once again. That's all from our side for today. Thanks for watching.